हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे मिडीवियल हिस्ट्री, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे लेटर मुगल्स के बारे में। इससे पहले हमने मुगल रूलर्स के बारे में एक एक करके पढ़ा है। कौन कौन से मुगल रूलर्स के बारे में अब तक हमने पढ़ा है? हमने पढ़ा है बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बाद कौन रूलर आए थे? अकबर आए थे। अकबर के बाद जहांगीर आए, जहांगीर के बाद शाहजहां, और लास्ट जो रूलर थे दैट इज औरंगजेब। तो इन सब रूलर्स के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। BHAJSA, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब, राइट। तो इसके बाद शुरुआत होती है लेटर मुगल्स की। कब से? जो औरंगजेब थे इनका रूल था 1707 तक। तो इसके बाद शुरुआत होती है लेटर मुगल्स की। लेटर मुगल्स में जो पहले रूलर है दैट इज बहादुर शाह वन। तो बहादुर शाह वन का जो रूल है वो शुरू होता है 1707 से। कब तक चला? 1712 तक चला। अब जो बहादुर शाह वन थे इनका रियल नेम क्या था? रियल नेम था मुआजम। बहादुर शाह वन का रियल नेम क्या था? मुआजम था। इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये गद्दी पर बैठे तो इनको टाइटल दिया गया बहादुर शाह का। कौन सा टाइटल दिया गया? बहादुर शाह का इनको टाइटल दिया गया। इसके अलावा इनको और टाइटल भी दिया गया। कौन सा? शाह आलम वन का। शाह आलम वन का टाइटल किसको दिया गया? बहादुर शाह वन को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब जो बहादुर शाह थे इनकी जो पॉलिसी थी वो पीस लविंग पॉलिसी थी, पैसिफिस्ट पॉलिसी थी। तो इसीलिए इनको शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। कौन से? शाह बेखबर। तो शाह बेखबर कौन से किंग को बोलते हैं? बहादुर शाह वन को। अब जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे, सिखिज्म के जो 10th गुरु थे, और शत्रासल, शत्रासल कौन थे? ये पन्ना के रूलर थे। कहाँ के रूलर थे? ये पन्ना के रूलर थे। तो इन दोनों के साथ इन्होंने सबसे पहले फ्रेंडली रिलेशंस बनाए, राइट। ही मेड पीस विद गुरु गोबिंद सिंह एंड शत्रासल, दोनों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाए। उसके बाद इन्होंने जो मराठास थे, मराठास को सरदेशमुखी ग्रांट करी, सरदेशमुखी दे दी मराठास को। सरदेशमुखी क्या है? सरदेशमुखी ये एक तरह का टैक्स था जो उस टाइम पे लगाया जाता था। कितना टैक्स होता था? 1/10 लैंड रेवेन्यू का जो था वो होता था सरदेशमुखी। ये इन्होंने दे दी मराठास को। और जो शाहू था, शाहू कौन था? ये भी मराठा रूलर ही था शाहू। तो इसको इन्होंने रिलीज कर दिया। अब इसको जो शाहू था इसको इम्प्रिजन किसने करा था? औरंगजेब ने। और जैसे ही बहादुर शाह वन का रूल आता है तो ये शाहू को रिलीज कर देते हैं, राइट। अब जो मेवाड़ के अजीत सिंह थे, पहले इन्होंने क्या किया? जो मेवाड़ था उसको कॉन्कर कर लिया, अजीत सिंह को भी कॉन्कर कर लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इनको, ये जो अजीत सिंह थे इनको बना दिया मेवाड़ का राणा, राइट। पहले मेवाड़ को कॉन्कर करा, लेकिन उसके बाद जो मेवाड़ के राजा थे अजीत सिंह, उनको मेवाड़ का राणा बना दिया। बंदा बहादुर को इन्होंने हराया था। कहाँ पे? लोहगढ़ के किले में, राइट। अब जो जजिया टैक्स था, जजिया टैक्स किसने लगाया था? जजिया टैक्स इंपोज करा था औरंगजेब ने। उससे पहले अकबर ने इसको अबॉलिश करा था, औरंगजेब ने फिर से इसको री इम्पोज कर दिया था। अब जो जजिया टैक्स था उसको ये एलिमिनेट नहीं कर पाए। ही वॉज नॉट एबल टू एलिमिनेट जजिया, बट ये म्यूजिक को सपोर्ट करते थे, राइट। बहादुर शाह वन के बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो है जहांदर शाह। कौन से रूलर आते हैं? जहांदर शाह। ज्यादा टाइम तक इन्होंने रूल नहीं करा, 1 साल के लिए इनका रूल चला 1712 से 13 तक। अब ये जो जहांदर शाह थे ये एक तरह के पपेट रूलर थे, राइट। मतलब कि जो भी पॉलिसीज होती थी वो कोई और बनाता था। सिर्फ ये एक इनका एक नाम था कि हाँ ये रूलर है, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते थे वो ये नहीं लेते थे। तो कौन लेता था वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस? वो थे जुल्फिकर खान। जुल्फिकर खान जो थे इन्हीं की सपोर्ट से ही इन्होंने वॉर ऑफ सक्सेशन जीता था। जुल्फिकर खान कौन थे? ये औरंगजेब के मिलिट्री लीडर थे, राइट। तो जुल्फिकर खान की सपोर्ट से ये जीतते हैं वॉर ऑफ सक्सेशन। अब जुल्फिकर खान कौन थे? ये मोस्ट पावरफुल ईरानियन नोबल थे अपने टाइम के, राइट। ईरानियन नोबल थे जुल्फिकर खान। तो ये जहांदर शाह की हेल्प करते हैं, वॉर ऑफ सक्सेशन उनको जिताते हैं और उसके बाद उनको रूलर बना देते हैं, किंग बना देते हैं। तो ये पहले
पपेट मुगल एम्परर थे। पपेट मुगल एम्परर मींस कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते थे वो इनके नाम पे जुल्फिकर खान लेते थे, सिर्फ नाम इनका चलता था। और इन्होंने कुछ फिर टाइटल्स दिए थे, जैसे जय सिंह ऑफ अंबर है, उनको टाइटल दिया गया मिर्जा राजा स्वाई का। अजीत सिंह जो थे मेवाड़ के किंग, उनको टाइटल दिया गया महाराजा का। और जजिया टैक्स जो था वो इन्होंने अबॉलिश कर दिया। बहादुर शाह 1 अबॉलिश नहीं कर पाए, लेकिन जहांगीर शाह जो थे इन्होंने जजिया टैक्स जो था उसको अबॉलिश कर दिया। जहांगीर शाह के बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं दैट इज फारूक सियार। फारूक सियार का जो रूल था वो शुरू होता है 1713 में और कब तक चला, 19 तक वो चला। अब ये जो फारूक सियार थे ये गद्दी पर बैठे विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। जो सैयद ब्रदर्स थे उनकी हेल्प से इनको जो मुगल एम्परर का थ्रोन था वो इनको मिला, राइट। सैयद ब्रदर्स जो है इनको किंग मेकर्स भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको, किंग मेकर्स, क्योंकि ये ज्यादातर जो रूलर्स थे उनको किंग बनाने में ये हेल्प करते थे, उनको गद्दी दिलवाने में हेल्प करते थे। सैयद ब्रदर कौन थे, ये अब्दुल्ला खान एंड हुसैन खान, ये दोनों थे सैयद ब्रदर। अब्दुल्ला खान कौन था, अब्दुल्ला खान जो था ये था वजीर, और जो हुसैन खान था ये था मीर बख्शी। कौन था ये था मीर बख्शी, राइट। तो ये दोनों थे सैयद ब्रदर, अब्दुल्ला खान एंड हुसैन खान, राइट। अब यहाँ पे जो फारूक सियार थे ये मर्डर कर देते हैं जुल्फिकर खान का। जो जुल्फिकर खान थे ईरानियन, जो उस टाइम के फेमस ईरानियन नोबल थे, जुल्फिकर खान ये वाले जहां पे हमने यहाँ पे पढ़े थे, तो इनका ये मर्डर कर देते थे। उसके बाद क्या होता है, फारूक सियार पहले तो जुल्फिकर खान को मार देते हैं, उसके बाद ये गुरदासपुर में बंदा बहादुर को भी मार देते हैं। गुरदासपुर कहाँ पे है, ये प्रेजेंट डे पंजाब में है। लेकिन बाद में क्या होता है, सबसे पहले तो जुल्फिकर खान का मर्डर करते हैं, बंदा बहादुर को मार देते हैं, और लास्ट में इनका खुद का मर्डर हो जाता है फारूक सियार का। फारूक सियार का मर्डर कौन करता है, सैयद ब्रदर्स, जिन्होंने इनको किंग बनाया था वही इनको मार देते हैं विद द हेल्प ऑफ मराठास। कब, 1719 एडी के अंदर। और इन्हीं के टाइम पे, फारूक सियार के टाइम पे इनकी कोर्ट में आया था सुरमन कमीशन। किसने भेजा था, ब्रिटिशर्स ने भेजा था सुरमन कमीशन, राइट। फारूक सियार के बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो कौन से हैं, वो है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो थे इनको रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये पीस लविंग पर्सन थे, राइट। मोहम्मद शाह का रूल 1719 से शुरू होता है और 48 तक चलता है। अगेन सैयद ब्रदर की हेल्प से ये गद्दी पर बैठते हैं, किंग बनते हैं। असेंडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स किंग मेकर्स। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये थ्रोन पर बैठते हैं तो इनके जो नोबल्स होते हैं वो सैयद ब्रदर्स के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी चलते हैं, और 1720 एडी में सैयद ब्रदर्स जो होते हैं उनको मार दिया जाता है। अब सैयद ब्रदर्स की डेथ हो गई तो वजीर कौन बनेगा, तो वजीर बन जाते हैं निजाम उल मुल्क। वजीर कौन बनता है उसके बाद, निजाम उल मुल्क बन जाता है वजीर। लेकिन ये जो वजीर की पोस्ट है कब तक संभालते हैं, 1722 तक। उसके बाद ये अपनी वजीर की जो पोस्ट है वो छोड़ देते हैं और साउथ में चले जाते हैं, डेक्कन में। और वहां पे जाकर जो हैदराबाद है, हैदराबाद में ये अपना रूल शुरू कर देते हैं। वहां पे ये उसको ऑटोनॉमस स्टेट बना लेते हैं, सेल्फ रूल वहां पे शुरू कर देते हैं। कौन, निजामुल मुल्क। अब इनके टाइम पे, मोहम्मद शाह के टाइम पे, बंगाल के गवर्नर कौन थे, बंगाल के गवर्नर थे मुर्शीद कुली खान। बंगाल के गवर्नर थे मुर्शीद कुली खान। और जो मुर्शीद कुली खान है वो बंगाल को वर्चुअल इंडिपेंडेंस जो है एक्वायर कर लेते हैं। वर्चुअल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट ये है अपना जो बंगाल है उसको इंडिपेंडेंस दिलवा लेते हैं, लेकिन जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं वो स्टिल अभी भी मोहम्मद शाह के अंडर ही आते हैं। वर्चुअल इंडिपेंडेंस बंगाल को दिलवाते हैं मुर्शीद कुली खान जो कि गवर्नर होते हैं। अब सद्दात खान कौन थे, ये थे अवध के गवर्नर। इनको अपॉइंट किया जाता है अवध के गवर्नर, लेकिन बाद में ये भी अवध को ऑटोनॉमस स्टेट बना देते हैं, वहां पे अपना सेल्फ रूल शुरू कर लेते हैं सद्दात खान। अब उसके बाद कुछ
फॉरेन इन्वेजन्स होती है, जिसमें से सबसे पहले आता है नादिर शाह इन्वेजन। नादिर शाह ने इंडिया पे कब इन्वेड करा था? 1739 में। 1739 में होता है नादिर शाह का इन्वेजन। उस टाइम पे जो मोहम्मद शाह थे उन और नादिर शाह होते हैं, दोनों के बीच में बैटल होती है। कौन सी बैटल होती है? बैटल ऑफ करनाल 1739 में, जिसमें मोहम्मद शाह जो थे वो हार जाते हैं। और उसके बाद जो नादिर शाह थे वो जो पीकॉक थ्रोन है, तख्ते तौस जिसको बोलते हैं, पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड जो है उसको चुराकर वहां से ले जाते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड अटैक होता है वो होता है अहमद शाह अब्दाली का। और मोहम्मद शाह के टाइम पे फर्स्ट टाइम अहमद शाह अब्दाली का अटैक होता है, राइट। अब ये जो मोहम्मद शाह थे ये एक बहुत ही प्लेजर लविंग किंग थे, इसलिए इनको रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट है, राइट। अब कोहिनूर डायमंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सोर्सेस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो कोहिनूर डायमंड है उसको माइन किया गया था आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन से। आंध्र प्रदेश का जो रायलसीमा रीजन है वहां से माइन करके निकाला गया था कोहिनूर डायमंड को। सबसे पहले ये जो कोहिनूर डायमंड था ये किसके पास था? ये था ककातिया डायनेस्टी के पास। कोहिनूर डायमंड ककातिया डायनेस्टी के पास था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स हैं उनके पास आ जाता है। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत के आगे आगे रूलर चेंज होते हैं वैसे वैसे नेक्स्ट रूलर के पास ये कोहिनूर डायमंड शिफ्ट होता जाता है। और फाइनली ये पहुंचता है बाबर के पास। कब? 1526 में, जब मुगल रूल शुरू होता है तो बाबर के पास ये कोहिनूर डायमंड पहुंचता है। और लास्ट में ये कोहिनूर डायमंड पहुंचता है शाहजहां के पास। तो शाहजहां क्या करते हैं? शाहजहां ये जो कोहिनूर डायमंड होता है इसको पीकॉक थ्रोन पे रख लेते हैं। पीकॉक थ्रोन में एज ए डेकोरेशन इसको पीकॉक थ्रोन में ही वहीं पे प्लेस कर लेते हैं कोहिनूर डायमंड को। लेकिन 1739 में जब नादिर शाह इन्वेजन होता है तो वो पीकॉक थ्रोन ही उठा कर ले जाते हैं। तो पीकॉक थ्रोन उठा लिया, पीकॉक थ्रोन में ही तो कोहिनूर डायमंड था, तो कोहिनूर डायमंड भी साथ में ही नादिर शाह के पास चला जाता है, राइट। कब? 1739 के अंदर, राइट। नेक्स्ट अहमद शाह की बात करें, 48 to 54 तक इन्होंने रूल करा था। दिल्ली में बहुत सारे अटैक्स करे, पंजाब मुल्तान वाला जो एरिया था इस पे भी इन्होंने रूल करा था, इसको भी इन्होंने कॉन्कर कर लिया था। इसके बाद आते हैं आलमगीर टू। आलमगीर टू 1754 से 59 तक इन्होंने रूल करा। तो इनके टाइम पे ही जो अहमद शाह अब्दाली थे इन्होंने दिल्ली को ऑक्यूपाई करा था। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली को कब ऑक्यूपाई करा था? आलमगीर टू के टाइम पे, राइट। और इसी के टाइम पे हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 के अंदर। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, कब हुई थी? 1761 में हुई थी। ईयर इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये इस बैटल में मराठास को हरा देते हैं, राइट। और जो मराठास थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, जो मराठास थे उनको कौन लीड कर रहा था? सदाशिव राय भाऊ जो थे वो मराठास को लीड कर रहे थे। और जो मराठास का पेशवा था वो कौन था उस टाइम पे? वो थे बालाजी बाजीराव। मराठास के बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। मराठास के पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव थे। और इसको मराठास को लीड कौन कर रहे थे? सदाशिव राव भाऊ, राइट। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को हरा दिया जाता है 1761 के अंदर। जो फर्स्ट बैटल हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1526 के अंदर, राइट। उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? ये हुई थी 1556 में। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो थी ये कब हुई थी? ये हुई थी 1761 में। तो ये है तीनों बैटल पानीपत की, जिनके ईयर्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं शाह आलम टू। 1759 से 1806 तक इन्होंने रूल करा था। अब इनको दिल्ली से निकाल दिया गया था 12 साल के लिए। 12 साल के लिए इनको दिल्ली से निकाल दिया गया। और फिर ये क्या करते हैं? ये बिहार में जाकर शुजाउद्दौला की प्रोटेक्शन के लिए ये बन जाते हैं किंग। खुद को ये क्राउन मतलब कि किंग बन जाते हैं शुजाउद्दौला की प्रोटेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली से तो इनको निकाल दिया गया 12 साल के लिए, तो इसलिए ये वहां पहुंचते हैं बिहार में। अब इनके टाइम पीरियड में होती है बैटल ऑफ बक्सर। कब हुई थी? 1764 के अंदर। इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? 1764 में। और उसमें क्या होता है? बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो इसको हरा देते हैं,
राइट। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? 1761 में। तो वहां पे ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो शाह आलम II को हरा देते हैं, राइट, एंड वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। अब उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, इसको इलाहाबाद के अंदर एज ए पेंशनर जो है रहने का जो है अलाउ कर देती है। ही लिव्ड फॉर सेवरल इयर्स एट इलाहाबाद एज अ पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इलाहाबाद में ये रहते हैं पेंशनर बनकर ईस्ट इंडिया कंपनी के। और उसके बाद साइन होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है तो इनको कौन कौन सी टेरिटरी मिलती है? इनको मिलती है इलाहाबाद एंड कारा की टेरिटरी, और साथ ही साथ बंगाल की तरफ से मिलता है 26 लाख का एनुअल ट्रिब्यूट। फिर उसके बाद ये एक फरमान इशू करते हैं, और जो फरमान ये इशू करते हैं उसके अकॉर्डिंग बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की जो दीवानी है, जो टैक्सेस रेवेन्यू वगैरह वहां से इकट्ठे होते हैं, वो सारे के सारे ये किसको दे देते हैं? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, राइट। इसके बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं अकबर II। अकबर II ने रूल करा 1806 से लेकर 37 तक। और अकबर II जो आए थे, इन्होंने जो राजा राम मोहन रॉय थे, इनको इन्होंने राजा का टाइटल दिया था। राम मोहन रॉय जो थे उनको राजा का टाइटल किसने दिया था? अकबर II ने दिया था। अब इनके टाइम पे ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। अब जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो मुगल्स की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। कौन आते हैं? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो होते हैं वो मुगल्स की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसीलिए अब इनको कौन सा स्टेटस दे दिया जाता है? पेंशनर्स का। ईस्ट इंडिया कंपनी इनको पेंशनर बना देती है, राइट। अब ब्रिटिशर्स ऐसे ही करते हैं, जो किंग होता है उसको पेंशनर बना देती थी। पैसे के लालच में हर कोई आ जाता है, तो यहाँ पे भी सेम वही होता है। वो अब जो लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं, मुगल्स की सॉवरेनिटी एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये क्या करते हैं? इनको पेंशनर बना देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का। और मुगल एम्परर के जो लास्ट रूलर थे वो थे बहादुर शाह II। 37 से 57 तक इन्होंने रूल करा। उसके बाद 1857 का रिवोल्ट शुरू हो जाता है, राइट। और 57 के रिवोल्ट से आगे मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। जो बहादुर शाह II थे, ये लास्ट मुगल एम्परर थे, और ये रेड फोर्ट तक ही रहे। ब्रिटिशर्स ने इनको रेड फोर्ट से बाहर आने ही नहीं दिया। जब 1857 का रिवोल्ट चल रहा था, तो उस टाइम पे जो इंडिया के रेबलियंस थे, जो रिवोल्ट कर रहे थे 57 का, तो उन्होंने इनको इंडिया का एम्परर डिक्लेयर कर दिया था। किसको? बहादुर शाह II को। बहादुर शाह II को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारे इंडिया का एम्परर है, हम सबको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में जो बहादुर शाह II थे, इनको रंगून भेज दिया जाता है और वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। अब जो बहादुर शाह II थे, ये शायरी बहुत लिखते थे। शायरी किस नाम से लिखते थे? जाफर के नाम से लिखते थे। तो इसीलिए इनको बहादुर शाह जाफर भी बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये शायरी जो लिखते थे वो जाफर के नाम से लिखते थे, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.